तो चलो बात करते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यू नो अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होता है जिसका रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, यानी जो स्लोएस्ट स्टेप होता है एक रिएक्शन में, उसमें एक ही रिएक्टेंट होता है, राइट? दे आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर एक से ज्यादा स्टेप वाली और एलिमेंट्री रिएक्शन हो सिंगल स्टेप वाली और उसमें एक ही रिएक्टेंट हो, दे आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट वी आर टॉकिंग अबाउट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कुछ गड़बड़ है, PFO शॉर्टकट। द रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर होती नहीं है वास्तव में, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम और बिहेव रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन कुछ स्पेशल ऐसी कंडीशंस हम अप्लाई करें कि वो होती तो नहीं है फर्स्ट ऑर्डर की, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर वाला बिहेवियर करे, दे आर कॉल्ड PFO, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखें इसका एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस, है ना, हिंदी में बोलते हैं इसे जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। अगर हम इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करें, इथाइल इथेनोएट भी बोल सकते हैं, एस्टर है ये हमारा एस्टर, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस करें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, वी गेट एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल C2H5OH। इन दिस रिएक्शन देयर आर टू मॉलिक्यूल्स, राइट? तो अगर हम इसका रेट लॉ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। यहां पर अगर हम ये जो वाटर एक्सेस में लें, क्योंकि इस हाइड्रोलाइसिस है तो वाटर एक्सेस में होगा, तो वाटर की कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज आता ही नहीं है, रिएक्शन हो जाती है, राइट? तो यहां पर हम देखेंगे कि वाटर की कंसंट्रेशन में लिटिल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, सो दिस कांस्टेंट और ये भी लिटिल चेंज हो रहा है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा और रेट लॉ क्या बन गया? रेट इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। तो क्या हो गई बच्चों? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, उसमें भी वाटर एक्सेस में होता है और वाटर की कंसंट्रेशन में ज्यादा चेंज होता नहीं है। यहाँ पे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है कि हम सिर्फ ये लग रही है हमको है कि ये सेकेंड ऑर्डर हो सकती है या ऐसा कुछ, लेकिन सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन में चेंज करने से ही रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज भी बहुत थोड़ा सा आता है, तो फिर ये मिलकर क्या हो जाता है? कांस्टेंट बन जाता है, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया। तो इस तरह से दो एग्जांपल हैं आपका। वैसे भी आप 1 लीटर वाटर में कितना होता है बच्चों? 55.55 मोल होता है 1 लीटर वाटर में। तो केन शुगर में अगर हाइड्रोलाइसिस में हमने 1 लीटर वाटर भी ऐड किया है तो इसके मोल में ज्यादा चेंज आता नहीं है, 55.55 से ये 55.49 हो जाए, 48 हो जाए, इसलिए इसको एज ए कांस्टेंट मान लिया जाता है। इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक डिलीट हुए हैं, कोलिजन थ्योरी, आर्हेनियस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो डिलीट होने का मतलब ये नहीं है कि हमको बिल्कुल भी उनको नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा उनका शेडो कहीं कहीं किसी न किसी क्वेश्चन पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में आ सकता है, तो हम सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से थोड़ा सा इनको देखेंगे, इनका स्टडी करेंगे। हमको पता होना चाहिए कि ये हमारे कोर्स में था, अब नहीं है, क्योंकि इस साल 12th में नहीं, तो कंपटीशन में तो काम आएगा, एकदम आपको नया नया नहीं लगेगा। तो देखते हैं कोलिजन थ्योरी क्या है, आरएनएस इक्वेशन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, और ये नॉलेज लेने से आपका रिएक्शन को लेकर आपका नॉलेज बढ़ेगा, टॉपिक्स दूसरे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको हेल्प करेगा बच्चों ये, इसलिए हम इनको डिस्कस थोड़ा सा करेंगे। बच्चों कोलिजन थ्योरी बहुत ही सिंपल है और आप तुरंत आपको याद भी हो जाएगी। तो इसमें आप बस मोटा मोटी ये बात दिमाग में रखें कि जब तक रिएक्टेंट स्पेसीज आपस में कोलाइड नहीं होगी, उनके बीच में टक्कर नहीं होगी, तब तक रिएक्शन होगी ही नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग स्पेसीज मस्ट है। और कोलिजन्स भी कैसे हो, टक्करें भी कैसी हो, इफेक्टिव हो। A certain fraction of total collisions are effective, यानी 100 collisions हो रहे हैं तो कम से कम उसमें से 20-30 collisions इफेक्टिव होनी चाहिए,
तो क्या आ जाएगा 20/100, फ्रैक्शन क्या बना 1/5। इफेक्टिव कोलिजन्स, क्या कंडीशन है इफेक्टिव कोलिजन्स की, ये हमारा कोलिजन थ्योरी का थर्ड पॉइंट है। फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स molecules should possess sufficient energy as well as proper orientation। जब वो आपस में टक्कर कर रहे हो तो उनकी एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके और सही डायरेक्शन में आकर टक्कर करे, जो कि मैं आगे आपको अभी ओरिएंटेशन वाली बात बताने वाला हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितनी सिंपल सी थ्योरी है। कोलिजन्स होनी जरूरी है, कोलिजन्स में भी इफेक्टिव कोलिजन्स होनी जरूरी है। इन व्हाट आर conditions for effective collisions? Sufficient energy and proper orientation। देखो मैं आपको इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव कोलिजन्स बता रहा हूं दो, ध्यान से देखना बच्चों। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये एग्जाम्पल यूज में आ जाएगा, इसीलिए मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक रिएक्शन है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जो हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर में, एल्काइल हैलाइड में बच्चों। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यहां पे ब्रोमोमीथेन है, यानी मीथेन के साथ मिथाइल ग्रुप के साथ में कौन है, ब्रोमाइड। ये OH आएगा, ब्रोमाइड को हटाएगा और उसकी जगह ये खुद आ जाएगा। क्या हो गया, सब्सटीट्यूशन। तो बिकॉज इट इज न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन है। लेकिन अगर ये OH प्रॉपर डायरेक्शन से अटैक नहीं करेगा तो वो हर कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। ध्यान से देखना बच्चों कि ये OH अप्रोच कर रहा है यहां पर। अब आप ध्यान से देखना, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ कार्बन, दैट्स व्हाई क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो OH को कहां अप्रोच बनाना है, OH को इस कार्बन पे अप्रोच बनाना है, बिकॉज इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर ये रॉन्ग डायरेक्शन से अटैक करता है, जिस तरफ ब्रोमाइड है, जिस तरफ ये ब्रोमाइड अटैच हुआ उसी तरह से अटैक करेगा तो रिपेल हो जाएगा। तो क्या बनेगा, नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये अब इसके अपोजिट डायरेक्शन से, यानी ब्रोमीन के अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा तो ये अप्रोच बना लेगा हमारे इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो क्या होगा, ये धीरे धीरे इसके साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ ब्रोमाइड। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा और ब्रोमाइड क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। क्या बन गया, मिथेनॉल। तो ये भी कोलिजन हुआ बट नो प्रोडक्ट। ये कोलिजन हुआ तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, एक प्रोडक्ट बना। तो दिस इज इनइफेक्टिव कोलिजन एंड दिस इज इफेक्टिव कोलिजन। एक और देख लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। NO2 प्लस NO2 मिलकर N2O4 बनाते हैं। 11th में भी ये हमने NO2 पढ़ा हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये अपना ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड है। तो नाइट्रोजन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इस नाइट्रोजन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दोनों नाइट्रोजन आपस में मिलेंगे तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा। तो NO2 N2O4 बना देगा। अब पहली कोलिजन देख लो, फर्स्ट नाइट्रोजन नाइट्रोजन अगर आपस में टकराते हैं तो वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप कर लेते हैं और N2O4 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस कोलिजन इज इफेक्टिव। अब आपको पता है ना कि ये तो मॉलिक्यूल्स तो इस तरह से घूमते रहते हैं ना, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से घूमते रहते हैं। जरूरी थोड़ी है कि हर बार नाइट्रोजन नाइट्रोजन टकराए। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन टकराएगा तो कोलिजन तो हुआ बट प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं था, तो क्या होगा, इनइफेक्टिव कोलिजन, नो प्रोडक्ट। तो बहुत सारी कोलिजन्स होती हैं, बहुत सारी। फिर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ कोलिजन्स और बढ़ेगी, लेकिन बहुत सारी कोलिजन्स होगी तो फिर फ्रैक्शन भी तो बढ़ेगा इफेक्टिव कोलिजन्स का, तो फिर टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ये कोलिजन थ्योरी पढ़ाने का मेरा टारगेट था, थोड़ा आप रिएक्शंस का मीनिंग समझ सकें, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कैसे करते हैं, डिक्रीज कैसे करते हैं। जब टेम्परेचर की बात आ रही है बच्चों, तो डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट ऑन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अभी मैंने क्या बताया, रिएक्टिंग स्पीसीज मूवमेंट तो इधर उधर करती रहती है, जब ये आपस में कोलिजन करेगी तो प्रोडक्ट बनेगा, और वो भी कोलिजन कौन सा होगा, इफेक्टिव। अभी तो इफेक्टिव का मीनिंग समझने लगे ना, राइट। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेगी तो इफेक्टिव कोलिजन्स का परसेंटेज भी बढ़ेगा। तो एक अप्रोक्सीमेट एक आइडिया लगाया हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट बिकम ऑलमोस्ट डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इट मीन्स हम 10 डिग्री बढ़ा देंगे
तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। कैसे समझाऊं आपको, डबल हो रहा ना, डबल, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। कैसे बना, रेट कांस्टेंट, पहले हम डिनोमिनेटर में देखें, रेट कांस्टेंट एट टी टेम्परेचर, राइट, एंड रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यानी 10 डिग्री ज्यादा लिया तो इन दोनों रेट कांस्टेंट का रेशियो कितना आया, 2। तो दिस इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। बच्चों एक बहुत प्यारा ग्राफ हम समझने वाले हैं, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी आपके डिलीटेड टॉपिक में है, तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। इससे ध्यान से देखना है बच्चों, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में हम जानते ही हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन होती है, जो कि जब रिएक्शन चल रही हो तो हीट रिलीज करती रहे, राइट। तो यहां पर मैं जो आपको ग्राफ समझाने वाला हूं, ये जो मैं ले रहा हूं एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज है, यानी ये जो क्या है, ये एनर्जी का है और ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ये एवरेज एनर्जी है रिएक्टिंग स्पीसीज की, यानी इतनी एनर्जी सबके पास है, कम ज्यादा करके हमने एवरेज कर दिया। जैसे जैसे वो आपस में कोलिजन करेंगे तो क्या होगा, उनकी एनर्जी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, और जब वो यहां तक उनका एनर्जी पहुंच जाए कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाए, जो हाईएस्ट होता है एनर्जी में, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते ही ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। वाई, अब ये किसकी एनर्जी हो गई, प्रोडक्ट की। वाई दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बिकॉज प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एवरेज एनर्जी से कम है, कम है। सपोज मैं आपको एग्जांपल बताऊं, यहां पर मान लो 100 जूल है और ये किस पे आ गई, 80 जूल पे, तो 20 जूल एनर्जी कहां गई, रिलीज हो गई। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ ग्राफ इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये जीरो वाला जो मामला चल रहा है, जीरो से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जो पूरा मामला है, दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड to convert reactant species into product is known as threshold energy। देखो ये रही। अब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी तो ये रही, मान लो ये यहां से लेकर यहां तक कितना हो रहा है, 200, और ये तो हमारे एवरेज 100 पे बैठा हुआ है, तो 200 और 100 का जो डिफरेंस है, इट इज नोन एज EA, एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज एनर्जी, 200 माइनस 100 क्या आ गया, 100, राइट। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी। मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि मूवी देखने के लिए हमको 500 रुपीज की जरूरत है, टोटल रिक्वायरमेंट 500 रुपीज, बट वी हैव 200 रुपीज, दैट इज नोन एज एवरेज मनी। यानी हम 2-3 फ्रेंड्स हैं, हम सबके पास, किसी के पास 50, किसी के पास कितना, कुल मिला के कितना आ रहा है, 200 रुपीज हमारे पास हो रहे हैं। तो कितने रुपए हमको और चाहिए, 300 रुपीज। दैट्स डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एवरेज एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। देखो इस ग्राफ में भी मैं 1.2 का आज कर रहा हूं, आपको इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी समझा रहा हूं, क्योंकि लास्ट ग्राफ में मैंने आपको बताया था एक्सोथर्मिक का, अभी मैं आपको बता रहा हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। इस बार रिएक्टेंट स्पीसीज की एनर्जी कम है, देखो नीचे रखा हुआ है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, एवरेज एनर्जी है वो कम है, किससे, प्रोडक्ट की। ये किसकी है बच्चों, एनर्जी प्रोडक्ट की, राइट। और जब हमारा रिएक्टेंट एनर्जी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, क्या हुआ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचे, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी इनको, EA1 एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करी, क्योंकि इतनी तो इनके पास पहले से ही थी। तो इतने एक्टिवेशन एनर्जी मिलते ही AB एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और इस बार प्रोडक्ट की एनर्जी ग्रेटर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। मान लो इस बार ये 20 पर है तो ये 80 पर है, तो ये जो है प्रोडक्ट है, इतनी एनर्जी लाया कहां से, फिर प्रोडक्ट स्पीसीज इतनी एनर्जी लाए कहां से, तो क्या होगा, ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। क्या हुआ, रिएक्टिंग स्पीसीज जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए
तो अपने पहले वाली एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी पर टिके हुए हैं, तो इसको क्या कैसी रिएक्शन होगी बच्चों? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपने देखा होगा कि कैटलिस्ट के कारण रिएक्शन जल्दी हो जाती है। कैटलिस्ट के कारण रिएक्शन जल्दी क्यों हो जाती है बच्चों? क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। अब मैं ये जो सेकंड वाला आपको ग्राफ बता रहा हूं, ये इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है बच्चों। कैटेलाइसिस चल रहा है और वो एब्सेंट ऑफ कैटलिस्ट है। तो क्या होगा बच्चों? आप दोनों ग्राफ में देखो, ये एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही कम हो गई। तो पहले जो यहां तक पहुंचते थे वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, ये वाले जितने भी हैं ये वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। अब यहां से यहां तक वाले रिएक्टिंग स्पीसीज भी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट में। आई रिपीट, विदाउट कैटलिस्ट तो ये चल रहा है, कैटलिस्ट आते ही ग्राफ चेंज हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी EA2 इज लेस देन दैट ऑफ EA1। तो सिर्फ यहां तक पहुंचने वाले रिएक्टिंग स्पीसीज ही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे थे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। ये सारे क्या है? रिएक्टिंग स्पीसीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही थी। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हुई तो क्या हो गया? ये सारे रिएक्टिंग स्पीसीज भी ये किस में कन्वर्ट हो? ये यहां से आती है, किस में कन्वर्ट हो गई? प्रोडक्ट में। इसलिए कैटेलाइसिस या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो इस ग्राफ में हमने दो चीजें समझ ली। एंडोथर्मिक का बनाना हो तो इस तरह से एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट से ऊपर रख, प्रोडक्ट की एनर्जी ऊपर रखें, किससे? रिएक्टेंट से। और अगर एक्सोथर्मिक बनाना हो तो कहां लाएं? इससे भी नीचे लेके आए। तो दोनों ग्राफ को पास में रखकर आप कंपेयर करना बच्चों। तो ये आरएनएस इक्वेशन है बच्चों, जो कि रिलेटेड टॉपिक है, और इसमें आरएनएस ने टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन का, वो बताने की कोशिश करी है। तो जब ये टॉपिक था तो भी इसका डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं था, ये कहां से आई? डायरेक्ट इक्वेशन थी। तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, के यू नो दैट अबाउट के इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT, राइट। अब के तो आपको पता है रेट कांस्टेंट है, ए आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज रिलेटेड टू इफेक्टिव कोलिजन्स, और हम इफेक्टिव कोलिजन्स की बात कर चुके हैं, राइट। मान लो 100 कोलिजन्स हो रहा है, उसमें से 20 कोलिजन से मैंने क्या कहा था? प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी के साथ हो रहा है, तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 1/5। तो ये डिपेंड करता है किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। EA एक्टिवेशन एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड R इज गैस कांस्टेंट, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर, 8.314 जूल पर केल्विन। इसका लॉग में कन्वर्ट करते हैं, लॉग लेते हैं, तो लॉग ए माइनस EA अपॉन 2.303 RT, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये लॉग में आती EA अपॉन 2.303 RT हो जाएगा। कैसे आया? ये पहले कोर्स में था, अब कोर्स में नहीं है। इस पे न्यूमेरिकल भी थे। दो डिफरेंट टेम्परेचर पर K की वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए ये वाली इक्वेशन थी, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो अभी आप सिर्फ इनको एक बार देख लोगे तो भी बहुत है। जब ये कोर्स में था, टॉपिक था, तब ये वाली इक्वेशन बहुत बार 1 मार्क के क्वेश्चन में आई हुई है। इस वाले पर कभी कभार 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आ चुका है।